नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। राजा राम जी, आप बीकानेर से हैं। जी सर। राजा राम जी, सबसे पहले ऐसा कीजिए, है ना, जी कि हम चारों बोर्ड मेंबर्स को आप बीकानेर की यात्रा करवा दीजिए। जी सर। बीकानेर में सबसे पहले सर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान की जो कल्चरल हेरिटेज है उसमें प्रमुख रीढ़ है ये। तो उसमें देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग है और टेम्पल है, करणी माता टेम्पल हो गए, जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है, जसनाजी संप्रदाय का कत्रियासर में मंदिर है, और फिर झीलें हैं, कोलाई झील काफ़ी पवित्र झील है, गजनेर झील है, और हवेली है सर प्रमुख यहाँ पर, रामपुरी हवेली है, और बछावतू की हवेली है, मोता की हवेली है। रामपुरी हवेली की खास बात यह है कि ये दक्षिणी जो शैली है उस मिश्रित रूप में बनी हुई है, और ये लाल बलुआ पत्थर से बनी है, काफ़ी आकर्षक शैली है सर। और राजस्थान में बीकानेर की जो 3 प्रमुख वस्तुएं हैं उनको जीआई टैग भी मिला है। बीकानेरी भुजिया है, उस्ता कला है और कसीदाकारी, और जो सांगरी को भी मिला है तो उसमें भी बीकानेर का रीजन आता है। तो ये मुख्य रूप से पर्यटन के क्षेत्र से। अच्छा राजा राम जी, ये बताइए, आपने भी बताया कि बीकानेरी भुजिया को टैग मिला है ना? जी सर। बीकानेरी भुजिया जो है देश के अन्य हिस्सों में बनने वाली भुजिया से कैसे डिफरेंट, क्या इंग्रेडिएंट स्पेसिफिक कोई है? जीआई टैग उसी को दिया जाता है जो मतलब कोई वस्तु उस भौगोलिक क्षेत्र में उसी विशेषता के कारण आती है, यानी उस भौगोलिक क्षेत्र में बनती है और कहीं उसकी विशेषता नहीं बनती है। इस वजह से उसकी जो मतलब जलवायु है वो बीकानेर को सूट करती है, तो बीकानेरी भुजिया वहीं बन सकता है। उसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो बीकानेर में है सर, और कहीं पूरे। सवाल ये कि वहीं क्यों? भुजिया तो और बहुत सारे लोग बनाते हैं। जी सर, उसमें क्या है कि कुछ ऐसे मसाले वगैरह है जो बीकानेर की जो मतलब क्षेत्र है उसी में उपज होते हैं, तो इस वजह से वो उसमें सर विशेषता है खास। तो बताइए ये राजा राम जी, है ना, कि वो विशेष मसाले कौन कौन से हैं जो बीकानेर के क्षेत्र विशेष में ही उपजते हैं? जैसे सर इसमें कुछ मात्रा में मुल्तानी मिट्टी भी डालते हैं, ऐसे मतलब है इसमें घटक के रूप में देखे तो वो बीकानेर में निकलती है, मुल्तानी मिट्टी जो इसमें डालते हैं। और दूसरे जो मसाले हैं जिसमें मिर्च है, मिर्च भी बीकानेर के रीजन में ही मतलब इसके प्रयोग में करते हैं, इसमें दूसरी मिर्च का प्रयोग नहीं करते हैं। और कुछ विशेषता है? मैंने मिर्च मसाला है या एग्री प्रोडक्ट है? फसल है। फसल है, लेकिन सर मसाले के रूप में यूज करते हैं उसमें। और कुछ स्पेसिफिक? और सर जो दाल है वो यही की दाल है, वो उसमें प्रयोग करते हैं सर। कौन सी दाल है? मूंग की है, मोठ की दाल है सर। मूंग और मोठ है वो बीकानेर का पंचघोरों में भी शामिल है सर, मोठ है वो। तो ये इसमें खास विशेषता है सर। चल, आपने वहाँ मंदिर के बारे में बताया स्पेसिफिक, है ना? जो मंदिर है आपके रीजन का, वो भारतीय मंदिर कला शैली में किस शैली के अंतर्गत आता है? ये सर नागर शैली में बना है सर। नागर शैली के मंदिरें कहाँ तक मिलेंगी? ये सर नागर शैली उत्तर भारत में मिलते हैं सर। हाँ, उत्तर भारत में, ऊपर में, है ना? उत्तर भारत में अगर जम्मू कश्मीर के इलाके से ले लीजिए या उसके नीचे से लीजिए, तो नीचे कहाँ से तक? लेके जो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी और कृष्णा गोदावरी नदी है, उस रीजन तक सर ये नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। पक्का? सर श्योर नहीं सर। तो फिर बेसर शैली की मंदिरें कहाँ तक? अगर गोदावरी तक आप चले गए तो फिर बेसर शैली की मंदिरें कहाँ मिलेंगी? बेसर सर दक्कन और जो नागर है उसका मिश्रित रूप है। फिर द्रविड़ शैली कहाँ मिलेगी? अपने इतिहास में थोड़ा पढ़ा होगा। जी द्रविड़ शैली तो साउथ भारत में है सर। हाँ हाँ, तो आप गोदावरी चले गए, गोदावरी भी तो साउथ में ही। जी सर, गोदावरी और जो विंध्याचल पर्वत है। नहीं, गोदावरी और विंध्याचल में बहुत अंतर है। विंध्याचल तो नर्मदा के ऊपर है। जी सर, उसमें जो बीच वाला भाग आता है भारत का, मध्य भारत है, उसको बेसर शैली के अंतर्गत रखा गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश वाला? जी सर, मध्य प्रदेश के आसपास का जो रीजन है इसमें सर में खजुराहो में जो मंदिर होंगे वो बेसर शैली के होंगे कि नागर शैली के होंगे? नहीं, ऐसे सर रीजन में वो बेसर शैली और नागर शैली के अलग अलग मंदिर देखने को मिलते हैं। एक रीजन में फिक्स नहीं है कि उसमें वही मंदिर मिलेंगे, कुछ बेसर शैली के भी है सर। आमतौर में बता दूं, जो आपने पढ़ा होगा कि उत्तर भारत में विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत तक है, वो नागर शैली है। विंध्य से लेकर के, है ना, गोदावरी तक का जो इलाका है ना, और कृष्णा का तक का इलाका है, वहाँ तक बेसर है। और उसके नीचे जो है साउदर्न मोस्ट में वो फिर क्या है, द्रविड़ शैली, है ना? ये मैं जानना चाह रहा हूँ।
चलिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपने 12th किया है, नहीं सर। बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? ग्रेजुएशन में हाँ, ग्रेजुएशन में सर मेरे फिजिक्स है, मैथ और ज्योग्राफी था सर। फिजिक्स मैथ्स और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अच्छा अच्छा। अभी आपने देखा होगा ये G20 की मीटिंग हुई जी सर। है ना, और विश्व के पर्यावरण से संबंधित चिंता व्यक्त की गई। जी सर। क्या उसमें क्या निर्णय लिया गया, निष्कर्ष क्या निकलता है G20 की मीटिंग की? जो G20 की अभी मीटिंग हुई है वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सिनबर्ग में हुई है। उसमें मुख्य रूप से एक तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात की गई है जिसमें भारत ने मांग उठाई है, और दूसरा देखें तो पर्यावरण को लेकर काफी चिंता व्यक्त की है। पर्यावरण में एक जलवायु वित्त की समस्या है जिसमें विकासशील और विकसित देश है उनके आपस में विवाद का कारण है मुख्य। ये अमेरिका उसमें भाग नहीं ले पाया, जी सर। क्या कारण था? सर उनका जो मतलब उनका ये मानना है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ऐसा दिया है कि वहाँ जो श्वेत लोग हैं उनके साथ कुछ अफ्रीका में कुछ गलत हुआ है, उनका शोषण हुआ है, इस वजह से नहीं भाग लिया। बाकी देखे तो ये अमेरिका अगर वैसे देखा जाए तो पूरे सफेद लोग ही दुनिया के अन्य लोगों के साथ प्रजातीय भेदभाव करते आए। रंग भेद नीति अमेरिका की है। पिछली सरकार अमेरिका की गिरी थी जिसमें क्या है, तो अमेरिका में ही एक अश्वेत मूल के जो लोग थे उनके साथ जो जबरदस्ती की गई, उसका जो परिणाम उभर के आया, पूरा अमेरिका के राजनीति को झकझोर कर रख दिया उसने। वो है, लेकिन सर वास्तविक स्थिति तो यह है कि अमेरिका है वो वैश्विक संस्थाओं से हट रहा है, जैसे WTO है, WHO है। अब ऐसा लग रहा है कि G20 से भी ये साइड में होने की मतलब तो क्या आपको लगता है वो दुनिया से अलग थलग नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर WTO से अलग हो जाएगा, है ना, और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी अलग थलग हो जाएगा, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपने आप को अलग थलग नहीं कर लेगा? कर रहे हैं सर, बिल्कुल इसका प्रभाव भी पड़ेगा विश्व पर, नकारात्मक प्रभाव। अलग होने के परिणाम स्वरूप ही मिनीलिटरलिज्म नामक जो संस्थाएं हैं वो उनका उदय हो रहा है। इस वजह से पूरा विश्व है वो अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा और एक द्वेष भावना है वो पैदा हो सकती है। जी सर। तो अमेरिका, कोई भी देश चाहे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश ही क्यों ना हो, वो अपना अलग अस्तित्व बनाए रख सकता है? रख सकता है, लेकिन उसकी नीति है सर। लेकिन जो अमेरिका जैसी मजबूत देश है उसका पूरे विश्व में साथ रहना जरूरी है सर। वो पूरे लोग विश्व में लोकतंत्र का जो, लेकिन जिस तरह का वो नीति अपनाया हुआ है पूरी दुनिया के लिए, अगर पूरी दुनिया में देखिएगा, अभी पहले ये चीजें अगर होती थी तो गोपनीय ढंग से करते थे लोग, अब तो जो ट्रम्प सरकार उसने खुल करके दुनिया के अलग अलग देशों के साथ एक तरह से क्या हुआ, दादागिरी दिखाना शुरू किया है। तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम कुचल देंगे। उनका मुख्य मकसद सर यही है, जो घरेलू उनका संरक्षणवाद की नीति है उस पर जोर देना और जो घरेलू विनिर्माण है उसको बढ़ावा देना है। उसके परिणाम स्वरूप भी टैरिफ वार है, वो टैक्स लगाया जा रहा है सर। अगर वो टैक्स लगाएंगे तो दुनिया में वो भी तो बहुत सारी चीज निर्यात करते हैं, फिर दुनिया के और देश उस पर टैरिफ लगाएंगे तो उसका भी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होगा। नहीं सर, अभी देखने में मिलता है कि जो उनको निर्यात कर रहा है कोई देश और जो उनके साथ कम व्यापार है उन पे टैक्स लगा रहा है। जैसे चाइना है तो चाइना पे टैक्स नहीं लगा रहा है, और चाइना के साथ यूएसए का देखे तो यूएसए वो व्यापार घाटे में है, बहुत ज्यादा घाटे में। जैसे देखे टोटल इनको $600 बिलियन का व्यापार हो रहा है और उसमें 400 समथिंग कुछ वो चाइना का है सर। तो वो उधर चाइना पे नहीं लगा रहा है टैरिफ। $600 बिलियन 600 बिलियन या ऐसा कुछ क्या हो रहा है? व्यापार है टोटल सर, आयात और निर्यात किसका? यूएसए और चाइना के साथ। श्योर है आप? श्योर नहीं, एग्जैक्ट सर इसका पता नहीं सर। भारत का फॉरेक्स है 600 बिलियन। मिलियन, सॉरी सर, मिलियन हो गया। बिलियन बिलियन, थैंक यू। कंफर्म करो इसको। जी सर। आपने टीचर में ग्रेड 3 की अभी जॉब कर रहे हैं आप, है ना? पहले भी मेंस दिए थे, क्या लगा, क्या समस्या क्या थी? सर उसमें पिछली बार मेरा पहला मेंस था, तो मैं समझता हूँ कि सर इतना टाइम नहीं मिला मेरे को और समझने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, उस वजह से मैं सर मेंस क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन मैंने तैयारी जारी रखी और इस बार सर मेंस क्लियर हुआ। अभी आपने देखा होगा किसी देश में फिर से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी के उद्गार हुए। जी सर। और उसका प्रभाव भारत तक पहुंच गया। जी सर।
क्या लगता है इस तरह की भौगोलिक घटनाएं जो कि ज्वालामुखी एक तरह से क्या है, उसको हम डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं ना, सुषुप्त या प्रषुप्त ज्वालामुखी, जी सर। वो फिर से अचानक एक्टिव हो गया। तो ये जो ज्वालामुखी की घटना है जिसमें कि प्रषुप्त ज्वालामुखी था वो फिर से एक्टिव हो गया, तो क्या कारण रहा होगा? सर अभी जो समाचारों में है, इंडोनेशिया में जो 10,000 साल बाद में हेवी गुब्बी नाम की इंडोनेशिया, इथोपिया सर, सॉरी सर, इथोपिया में जो हेवी गुब्बी नाम का जो अभी फूटा है 10,000 साल बाद में, तो मुख्य कारण ये हो सकता है कि उसमें जो ये चट्टानी इलाके हैं वहां पर कुछ ऐसी हलचल हो आंतरिक भाग में, इस वजह से वो मैग्मा है वो बाहर बड़ी मात्रा में आया सर। अच्छा, मैग्मा बाहर क्यों आता है? जो आमतौर पर सामान्य तौर पर अगर देखें तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण तो पृथ्वी के नीचे होने वाली गतिविधि है, लेकिन क्या क्या गतिविधि हो सकती है, कोई एक दो बताइए। सर उसमें एक तो जो ऊपरी परत है उनका अगर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उस वजह से ज्वालामुखी इरप्शन हो सकता है, और दूसरा अंदर जो मतलब नहीं देखिए, ये तब होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन में कहीं वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है, तब वहां तो ऑलरेडी वॉल्केनो आ चुका है, एक वेंट जो है तो बना हुआ है ही, तो फिर ऐसा क्या कारण डेवलप हुआ होगा दोबारा वहां से मैग्मा निकला? या तो सर जो आंतरिक प्लेटें हैं वो आपस में इनका अभिसरण हुआ होगा, इस प्रकार की घटना हुई हुई आंतरिक भाग में। तो अभी सर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, इसका पता लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण अभी ढूंढ नहीं पा रहे हैं किस वजह से हुआ। ठीक है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है ना, थर्ड ग्रेड टीचर। मुझे एक चीज बताइए बेटा कि ये शैक्षणिक संस्थाएं और शिक्षक बच्चे में ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करने में किस तरह सहायक हो सकते हैं? बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है जो वो पूरी उसका जीवन की नींव होती है। अगर प्राथमिक शिक्षा उसको अच्छी नहीं मिले तो जीवन भर है वो मतलब वैसी शिक्षा में गिर जाता है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे में मोरल वैल्यूज है वो प्राथमिक शिक्षा में उसको दी जाती है, जिसमें उसको नैतिकता सिखाते हैं, अनुशासन है, कर्तव्य निष्ठा है, इस प्रकार के जो गुण हैं। हाँ, तो मैं यही पूछ रही हूँ, ये गुण आप कैसे सिखाएंगे? बच्चा तो बहुत छोटा होता है, अपन पेन पकड़ना सिखाते हैं, कोई प्रोसीजर अपनाते हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये कैसे बताओगे कि आप इन्हें अपनाओ? कौन सी विधि अपनाएंगे आप इसके लिए? इसके अनेक तरीके हो सकते हैं। अगर सबसे पहले तरीका देखें तो एक खेल आधारित जो शिक्षण है उसके माध्यम से अनेक सारे नैतिक मूल्य सीखते हैं, उसमें अनुशासन सीखते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना सीखते हैं, कंपटीशन की भावना पैदा होती है। दूसरा उसमें ABL किट है, अभी जो सरकार है वो इसको बढ़ावा दे रही है, एक्टिव बेस्ड लर्निंग है, उसके माध्यम से बच्चा है वो धैर्य है, इस प्रकार के जो मतलब नैतिक मूल्य है वो भी सीख जाता है। और तीसरा इसमें जो शिक्षकों के प्रति आदर की भावना है वो भी इसमें काफी हद तक। क्या कोई शिक्षक बच्चे के लिए रोल मॉडल हो सकता है? जी सर, हो सकता है। तो क्या यदि बच्चे के लिए वो रोल मॉडल है तो क्या उसका व्यक्तित्व उसके जहन में रह सकता है? आगे प्रशासन में वो उसी व्यक्तित्व को अपने अंदर चरितार्थ करने की कोशिश कर सकता है? जी, बच्चे पर सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ा है तो माता पिता के अलावा दूसरा शिक्षक से ही पड़ता है, और वो शिक्षक से ही मोरल वैल्यू सीखता है, उनको देखकर अनुकरण करके सीखता है बच्चा। अनुसरण करके अनुकरण। तो मुझे बताओ, क्या हम शैक्षणिक संस्थाओं में जयंती पर्व मनाकर, राष्ट्रीय पर्व मनाकर, खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाकर क्या बालक में मानवीय मूल्यों को डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके अनेक सारे तरीके हैं। जयंती मनाते हैं तो उसमें किसी भी महापुरुष के जो जीवन के उपलब्धियां हैं उनको बताकर बच्चे में उनके नैतिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। एजुकेशन क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है शिक्षा को लेकर। जी, उनके विचार बताइए, क्या थे शिक्षा को लेकर? उन्होंने एक तो औपचारिक शिक्षा पर बल दिया है, और जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए उनके अनुसार, और जो पश्चिमीकरणवाद है उसका भी उन्होंने विरोध किया है। और कैसे वातावरण में एजुकेशन मिले, किस वातावरण की बात की थी उन्होंने? जो प्राथमिक शिक्षा है वो मतलब बच्चे को दबाव न डालकर एक अच्छे खुले वातावरण में, प्रकृति में, क्या प्रकृति के साथ मिलके उनको मतलब शिक्षण कराना चाहिए। अच्छा। TGT PGT आप बहुत खूब से जानते होंगे जी। क्या अंतर है दोनों में? अंतर में ध्यान नहीं। आप किस में हैं, TGT PGT? इसके बारे में नॉलेज नहीं। ये न्यूज़पेपर में आ रहा है राजस्थान में 2-3 दिनों में वर्षा हो सकती है जी। कारण? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो क्या आप
पर्यावरण से छेड़खानी को इकोलॉजिकल चेंजेस के परिणाम मान सकते हैं? यहाँ अभी जो पैटर्न बदला है वायुमंडल में, जलवायु, तो ये मुख्य कारण है। इसमें जो पृथ्वी को डिस्टर्ब किया जा रहा है मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा, कुछ औद्योगिक कारक भी है जो बड़ी मात्रा में इनको पैटर्न प्रभावित करते हैं। चलो एक अंतिम क्वेश्चन, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चिकित्सक पद पर कार्यरत है, शॉर्ट में बोल रही हूँ उसको मैं, 3 लोग, एक सरपंच साहब, एक वहां के विधायक और एक वीकर सेक्टर का व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के बीमार अवस्था में आपके पास आते हैं। इंजेक्शन आपके पास एक है, आप उक्त कंडीशन में उन तीनों बच्चों में से इंजेक्शन किसे देना चाहेंगे और क्यों? पहले मैं तीनों का देखूंगा, अध्ययन करूंगा कि कौन सा ज्यादा केस है वो सीरियस है। तीनों ही सीरियस थे? तीनों ही है, तो उसमें जो सबसे पहले आया है उसको प्राथमिकता दूंगा। सब साथ है? सब साथ है, तो मैम उस स्थिति में देखेंगे कि बहुत ज्यादा उसमें तीनों में बराबर नहीं है, बहुत ज्यादा जो मतलब लग रहा है कि इसकी जो, वो उस तीनों की बीमारी सेम थी, तीनों सीवियर थे, इंजेक्शन एक है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप डॉक्टर हैं, लेकिन उनमें से एक विधायक साहब का बच्चा है, एक सरपंच साहब का और एक वीकर सेक्टर का बच्चा है। तो मैं ऐसी स्थिति में और जो मतलब दूसरी हॉस्पिटल है उसकी मतलब प्राथमिकता दूंगा कि एक मेरे बहुत दूरी पर है वो आप अच्छा, आप कैसे मदद लेंगे बता रहे हैं जरा? जो मतलब उसी हॉस्पिटल के आसपास कोई अन्य हॉस्पिटल है, ठीक है, हाँ, तो कुछ उनको भेज दूंगा और कुछ मैं इलाज। किसको भेजो? कुछ क्या 3 है, इंजेक्शन एक था। हाँ, तो उनमें से लगेगा कि मैम जो ज्यादा सीरियस है उसको मैं, तीनों ही सीरियस है। किसको, विधायक के बच्चे को दोगे, सरपंच साहब के दोगे, या वीकर सेक्टर के बच्चे को इंजेक्शन देने की कोशिश करोगे? वीकर सेक्शन के बच्चों को चूज करूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि उसके पास है वो संसाधन के अभाव है। बिल्कुल एग्जैक्ट, वो तो ये तो आंसर बहुत देर से मैं मांगना चाह रही थी। सरपंच भी तो गरीब बेचारा, 5,000 रुपए महीने सैलरी है उसकी है, नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने संसाधनों से जुटा सकता है। उसकी राजनीतिक अप्रोच है। बिल्कुल, और वो भी विधायक साहब भी किन्हीं अन्य हॉस्पिटल, मतलब उनके पास संसाधन है कि वो पहुंच सकते हैं और ला सकते हैं, लेकिन वीकर सेक्टर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही आंसर हम बहुत देर से आपसे मांगने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू। फोक आर्ट्स का मतलब क्या हुआ इसमें? लोक कलाएं हैं जो राजस्थान की, जो लोक कलाओं में क्या क्या शामिल करेंगे आप? लोक कला में मुख्यतः देखें तो उसमें जो ये कठपुतली है, फट चित्रकला है, मांडने हैं, गोंदना है, इस प्रकार की कला है। उसमें चित्रकला को भी शामिल करते हैं जो लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो क्लासिकल में और फोक में क्या अंतर होता है? क्लासिक शास्त्रीय और देशी? जी, क्लासिक में ये मुख्यतः ये देखा जाता है उसमें नियम आधारित या कुछ अनुशासनात्मक जो एक्टिविटीज कराई वो होती है जिसमें फॉलो किया जाता है वो, और बाकी लोक कला में वैसा कोई पैटर्न नहीं होता है, लोगों के अपने अनुसार है वो उसको निर्माण किया जाता है। राजस्थान में जो लोक कला चलती है वार त्योहार पर, जिस तरह से जमीन पे या दीवार पे जो बनाए जाते हैं, उसका रेखा गणित के साथ क्या संबंध है? रेखा गणित जो उसकी जो लोक कला है उसमें जो लाइनें बनती है वो इसमें वक्राकार बनती है, तो वो रेखा गणित सारी वक्राकारी होती है, वृत्ताकार नहीं होती है, अलग अलग वर्गाकार नहीं होती, हाँ अलग आयताकार नहीं होती, अधिकांश देखे तो सबसे ज्यादा है वो वक्राकार बनती है, वृत्ताकार नहीं होती है, लेकिन ज्यादा मतलब देखने को मिलते हैं। सामान्यतः अपन बात करें तो मतलब वक्राकार मिलती है अपने को। वक्राकार क्यों बनाते हैं उसको? मतलब वो सीधी ऐसे सीधी नहीं होती लाइन, ऐसे घुमावदार लाइनें होती है। सीधे तो बनाते हैं, ऐसे करके यूं बनाते हैं पहले तो, नहीं ऐसे करके यूं बनाते हैं उसमें। जैसे अपन बीकानेर चित्रकला की बात करें तो उसमें वक्राकार लाइनें मिलती है, और इस प्रकार अनेक सारी चित्रकला जो डिवीजन बने हुए तो उनमें वक्राकार मिलती है, बाकी ऐसे मिलती है। मांडनों में सीधी रेखा मिलती है। मांडनों में जो है ना वो गेरुआ और सफेद, इन दो रंगों का उपयोग ज्यादा क्यों होता है? सफेद है वो शांति का प्रतीक है, और ये गेरुआ रंग है वो पवित्र माना जाता है इसको, इसलिए इन दोनों का उपयोग होता है। श्योर नहीं, येलो भी तो पवित्र माना जाता है। येलो सर इसके बारे में श्योर नहीं इस पे सर। ठीक है, तो उसमें जो चिन्ह बनाए जाते हैं मांडों में, वो कौन कौन चिन्ह होता है? इसमें सर एक तो पुष्कर पेड़ी है वो बनाई जाती है, और जो ज्यामितीय आकृतियां हैं वो बनाई जाती है, और उसमें जो हिंदू पद्धति के जो कुछ संकेतक है जिसमें मांगलिक चित्र है वो भी बनाए जाते हैं सर इसमें।
इस प्रकार के चित्र। तो ये परंपरा क्यों है, मतलब शुभ कार्य से पहले या मांगलिक कार्यों से पहले इस तरह के मांडने क्यों बनाए जाते हैं? जब कोई सर यात्रा करके आता है या कोई विवाह के अवसर होता है उसके दौरान इसको बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो भी कोई मांगलिक कार्य हो रहा है वो शांतिपूर्वक, ऐसी मान्यता है सर। राजस्थान विवाद गांव पैदा में नहीं। एक पथवारी का कॉन्सेप्ट था, अब तो खत्म हो गया। खैर जी ये पथवारी वाला कॉन्सेप्ट क्या था? थोड़ी बढ़िया नहीं सर। नहीं पता। खेड़ा क्या होता है? खेड़ा खेड़ा भी सर, सॉरी सर। कई गांव के नाम के साथ में आपने खेड़ा सुना होगा शब्द। जी खेड़ा सर, मैं गैस कर सकता हूँ। खेड़ा सर कोई पुरानी सभ्यता है या पुराना जो स्थल है उसको खेड़ा कहते हैं सर। जी चलो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप हैं, जी टीचर ग्रेड 3 जी। या 3rd ग्रेड टीचर, क्या बोलेंगे उसको सही? टीचर ग्रेड 3 लेवल 1 लेवल 1 बोलेंगे। कब से पोस्टिंग है आपकी? 1 जून 2022। 2022 से। जी तो बीएससी आपने 2022 में की है, जी। और फिर बीएड बीएड करी नहीं सर। बीएड नहीं करी, नहीं। बीएसटीसी की है। जी सर। फिर आगे आपने एमएससी नहीं की? नहीं सर, मेरा जो लक्ष्य है वो सिविल सेवा में आने का था, तो मैं आगे परस्यू नहीं किया सर और कुछ चीज। ठीक है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, फिलहाल आपके स्कूल में से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो सर ट्रांसपोर्ट वाउचर है, वो योजना चल रही है, जिसमें जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको 1 किलोमीटर दूर से आते हैं तो उनको 10 रुपये मिलते हैं। जो उच्च प्राथमिक है उनको 15 रुपये देते हैं, और जो माध्यमिक स्तर तक की बच्चे हैं उनको 20 रुपये देते हैं सर डेली। जी। और दूसरी योजना अभी जो कुछ अभियान चल रहे हैं, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है, प्रखर राजस्थान अभियान है, निपुण मेला है, इस प्रकार के विभिन्न अभियान है वो चल रहे हैं, आयोजित करवाए जा रहे हैं। एक अपार आईडी बनी है आपके यहाँ, जी। क्या है अपार? ये अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है सर। ये 12 अंकों की आईडी होती है, जिसमें उस बच्चे की, जो स्कूली स्तर पर बच्चा है, उसकी पूरी डिजिटल रिकॉर्ड है, वो जानकारी उसमें सेव रहती है सर। क्रेडिट स्कोर है, उसकी जो भी कुछ उपलब्धियां हैं वो पूरे मार्क्स उसमें रहते अच्छा, हैं। मान लो वो सरकारी स्कूल से निजी स्कूल में चले जाएगा तो अपार आईडी सेम रहेगी या चेंज होगी? नहीं, सेम ही रहेगी। एक ही मतलब वो 12 डिजिट जो है वो सेम टू सेम रहेंगे, बदल सेम ही रहेंगे, एक बार ही बनती है अपार आईडी। ठीक सर। ये वाउचर और फंड में क्या डिफरेंस होता है? आपने बताया कि वाउचर चलता है और एक फंड होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? फंड तो सर सीधा ट्रांसफर होता है, जैसे धनराशि है वो सीधी नगद के रूप में दी जाती है। वाउचर में? और वाउचर में उसमें कार्ड वगैरह इस प्रकार के वाउचर मिलते हैं, उस पर लिखी होती है। ट्रांसफर नहीं होता पैसा वाउचर में? ट्रांसफर होता है सर, वो वाउचर के रूप में होता है, उसमें कुछ कार्ड वगैरह इस प्रकार के देके फिर वो राशि। पैसे नहीं आते इसमें? आते हैं सर, पैसे तो आते हैं। तो फिर क्या कार्ड आता है? चलिए, अभी एक कुणाल कामरा टी शर्ट विवाद आया है। कौन सी? सॉरी सर, कुणाल कामरा टी शर्ट विवाद सुना है? नहीं सर, सॉरी सर, नहीं सुना। अच्छा, रिसेंटली ये देखा गया है कि बहुत सारे जो कॉमेडियन हैं वो या तो राजनीतिक आलोचक है, और या वो सोशल सरकाजम पे है, वो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। क्या वो ठीक है? अगर ठीक है तो किस प्रकार? उनको सर संविधान ने भी अभिव्यक्ति दी है, तो वो मूल अधिकार के हिसाब से भी उचित ही है। और दूसरा देखें तो वो केवल मनोरंजन के माध्यम से बनाते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कई बार बॉडी शेमिंग की जाती है या किसी जेंडर स्पेसिफिक को लेकर के है वो सरकाजम किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या वो उनकी दुकान चलाने के लिए सही है? नहीं सर, उसमें कुछ नियम। वल्गर कमेंट भी है वो देखे गए हैं। जी, इस पर सरकार है वो कुछ प्रयास भी कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया संबंधी कुछ ऐसे नियम भी बनाए हैं। कौन से नियम है बताइए आप, जिसमें और कितनी सजा है? इसमें एक तो जो डीपीडीपी एक्ट है वो अभी सरकार ने लाई है। कौन सा है? डीपीडीपी एक्ट, जो पर्सनल जो डाटा वाला है, निजी पर्सनल डाटा संरक्षण वाला एक्ट है सर, वो अभी सरकार लाई है। क्या है उसमें, क्या प्रोविजन है? उसमें अगर कोई व्यक्ति का पर्सनल डाटा है उसके बिना अनुमति अगर लिया जाता है तो फिर उसमें सर सजा का प्रावधान है। उसमें डेटा का तो कुछ है ही नहीं, वो तो बॉडी शेमिंग कर रहा है, सामने सोशल सरगाजम कर रहा है, ट्रेडिशंस को है वो नौकरी कर रहा है। कोई उसको मानहानि मतलब हो रही है तो उसमें मानहानि का केस हो सकता है।
डेटा प्रोटेक्शन में मानहानि का केस है? श्योर नहीं पड़ा नहीं। डेटा प्रोटेक्शन तो हुआ कि आप हॉस्पिटल में आपने जांच करवाई, हॉस्पिटल ने उसको सार्वजनिक कर दिया आपकी जांच को, ये हो गया डेटा प्रोटेक्शन वाला। वहाँ डेटा प्रोटेक्शन कहाँ आया? लेकिन जैसे मान लो कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोला था एक बार, तो वो बात चल रही है इसमें, वो सही है या गलत है? कई बार ट्रेडिशन को लेकर के मजाक बनाई जाती है, कई बार जेंडर स्पेसिफिक के लिए है वो मौकरी बनाई जाती है, बॉडी शेमिंग के ऊपर मौकरी बनाई जाती है। इसको सर कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अति हो रही है तो फिर ये सर गलत है। तो उसके लिए क्या कानून है? अभी तक तो उनके खिलाफ कोई ऐसा रजिस्टर्ड नहीं हुआ, न उनको कोई सजा हुई है। ऐसे सर मानहानि का केस लग सकता है सर, उसमें मानहानि का केस दर्ज करा सकते हैं। कौन से एक्ट के तहत लगता है मानहानि का? उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, आपको है वो ऐसी है कोई कमेटी का हेड बना दिया जाए कि इस तरह की जो देश के अंदर घटनाएं हो रही है, इस तरह का एक्सप्रेशन का मिसयूज किया जा रहा है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी का मिसयूज किया जा रहा है, तो आप कैसी एक कोड या संहिता बनाएंगे? क्या क्या उसमें प्रोविजन रखेंगे? उसमें सर अगर कोई मतलब पूरी तरह उसको कॉपी कर रहा है, जैसे उसका पूरी तरह कोई फॉलो कर रहा है, तो उस संबंध में एक नियम बनाएंगे। और दूसरा सर इसमें सजा का प्रावधान रखेंगे, इस प्रकार का। इवन कई बार है पॉलिटिशियन के द्वारा भी पुराने जो राजा महाराजा है या कोई व्यक्तित्व है उनके ऊपर भी विवादित बयान दिया जाता है। उसमें अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य पर अगर कोई कमेंट कर रहा है या कोई धार्मिक जो भावना है उनको अगर आहत कर रहा है, तो सर उस मामले में भी कुछ सजा का प्रावधान रखना चाहिए। क्या सजा दोगे? उसमें सर जुर्माना, क्योंकि सजा भी आपको ही करनी है, जुर्माना भी आपको ही करना है। उसमें एक तो प्रथम बार उसको चेतावनी स्वरूप है वो रखेंगे प्रावधान, एक चेतावनी के रूप में दिया जाए, दूसरा उसमें हल्का जुर्माना से रखना। जो ये राजस्थान का फोक आर्ट है, धीरे धीरे है वो ब्लर हो रहा है और धीरे धीरे ये पतन की ओर है, जी इसका क्या कारण है? एक जो पश्चिमी वो संस्कृति है सर, कल्चर है, वो उसने समाज में ज्यादा स्थान ले लिया, तो ये इस वजह से लोग है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और इसके जो कलाकार है फोक आर्ट्स के, उनको पर्याप्त मात्रा में संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, और वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, और वो अपना वैकल्पिक है वो रोजगार ढूंढने की ओर निकल पड़े, इस वजह से उनको। ये तो सिर्फ सॉन्ग में है जी। दूसरी जो आर्ट है, जैसे आपके कपड़ा के ऊपर है या आपकी जो अपने आर्ट इफेक्ट जो बनते हैं उनके लिए तो ये अप्लाई नहीं होता ना सर। ये उनके तो दूसरे रीजन इसमें सर रोजगार भी तो कम है, किसी भी सेक्टर की बात करें तो रोजगार कम है सर इसमें। अगर कोई व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, संलग्न है, तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो दूसरी ओर जाएगा सर, इसमें वैकल्पिक अवसर ढूंढेगा सर। सरकार इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी नहीं लेके आई। अच्छा, दो आदमी हैं, उनके अंदर है आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये मॉडर्न है और ये ट्रेडिशनल है, तो आप उनमें कौन कौन से गुण देखेंगे मॉडर्न के और कौन कौन से गुण देखेंगे ट्रेडिशनल के? एक तो सर उनसे बात करके ये देखेंगे कि उनमें कौन कौन से नैतिक गुण हैं, नैतिक गुणों के आधार पर अपन सबसे ज्यादा मतलब अंतर कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल जो होगा उसमें नैतिक गुण कम होंगे या ज्यादा होंगे? नहीं सर, ज्यादा होंगे। और जो वो ट्रेडिशनल होगा? जी सर। और जो मॉडर्न होगा उसमें? मॉडर्न होगा उसमें सर नैतिक गुण है वो कम होंगे। श्योर है आप? जी सर, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई तार्किकता के साथ में सोचता है जी, तो वो मॉडर्न होगा या ट्रेडिशनल? वो सर मॉडर्न होगा। चलिए सर। ठीक है राजाराम जी, है ना, आपका साक्षात्कार का जो पहला सत्र है समाप्त होता है। अब 2 मिनट बाहर इंतजार कीजिए, फीडबैक के लिए आपको हम बुलाएंगे, है ना। थैंक यू सर।